सुलेखा की शादी रायपुर में सुभाष के साथ 4 साल पहले हुई थी। सुभाष बहुत ही अड़ियल स्वभाव का था। सुभाष हर वक्त सुलेखा को ताने मारता कि 4 साल की शादी में अभी तक एक भी बच्चा उसने पैदा नहीं किया। सुलेखा बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन सुभाष सुलेखा को छोड़कर चला गया। सुलेखा को पता चला कि सुभाष दूसरी शादी करके किसी और के साथ रहने लगा है। सुलेखा को कुछ समझ नहीं आया कि इतना बड़ा दुख लेकर वो अपनी माँ के पास कैसे जाए, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ पहले ही बीमार रहती थी। पर सुलेखा के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपनी माँ के घर चली जाती है। सुलेखा बेटी, तू अचानक क्या हुआ और दामाद जी नहीं आए? माँ, वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई। सुलेखा रोने लगती है। उसका दुख देखकर जानकी सदमे में रहने लगती है। सुलेखा को 1-2 दिन ही आए हुए होते हैं। अचानक एक दिन काम करते हुए सुलेखा बेहोश हो जाती है। जानकी बराबर में रहने वाले हकीम को बुलाती है। आपकी बेटी मां बनने वाली है, ये पेट से है। क्या हकीम जी, मेरी बेटी मां बनने वाली है? सुलेखा, तू मां बनने वाली है बेटी? मां, मैं क्या करूं? मेरा जीवन एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। मुझे अब इस बच्चे के लिए खुद जिम्मेदारी संभालनी है। एक गर्भवती माँ का प्यार मेरे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देगा। सुलेखा के साथ जो भी गलत हुआ था वो उसको दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुलेखा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वो थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती होने के कारण उसे काम करने में तकलीफ तो होती थी, पर उसे बच्चे के लिए मेहनत करनी थी। 9 महीने बाद सुलेखा एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को देखकर सुलेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटे के जन्म से मानो उसे जीने का सहारा मिल जाता है, पर सुलेखा की माँ उम्र और बीमारी के चलते बेटी का साथ नहीं निभा पाती। सुलेखा की माँ का देहांत हो जाता है। सुलेखा माँ के बिना अधूरी हो गई थी। सुलेखा ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वो बेटे सुमित को भी काम पर साथ ही लेकर जाती। एक दिन, सुलेखा, तुम ये छोटे बच्चे के साथ काम पर आती हो, सारा ध्यान तो तुम्हारा इसकी देखभाल में ही लगा रहता है। ऐसे तो तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। तुम अपना हिसाब कर लो, कल से काम पर मत आना। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे घर धीरे धीरे छूट गए, पैसे भी खत्म हो गए। मुन्ना, रो मत, मैं तेरे लिए अभी दूध लाऊंगी। सुलेखा बेटे को लेकर दूध लेने चली जाती है। भैया, थोड़ा सा दूध मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मुफ्त में तो मैं तुझे दूध नहीं दूंगा। हाँ, एक काम कर, वो जो दूध के बड़े डिब्बे रखे हैं ना, हाँ, वो सारे डिब्बे अच्छे से धो दे और बदले में अपने बच्चे के लिए दूध ले जा। सुलेखा सारे डिब्बे धो देती है और अपने बेटे सुमित को दूध पिलाती है। मुश्किल भरे दिनों में भी एक माँ ने अपना साहस नहीं खोया था। एक रात जब सुलेखा अपनी झुग्गी में सो रही होती है। अरे उठो उठो, सब बस्ती में आग लग गई है, झुग्गियों से बाहर आओ सब। अरे जल्दी उठो। सुलेखा, ओ बेटी सुलेखा, जल्दी से बाहर आ, झुग्गियों में आग लग गई है। अरे ये आग कैसे लगी? मैं कैसे झुग्गी से बाहर निकलूं? अरे मेरा बच्चा, मैं कैसे जाऊं इस झुग्गी से बाहर? दरवाजे पर तो आग है। ये चादर लपेट देती हूँ मुन्ना को। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुलेखा जैसे तैसे सुमित को बचाते हुए झुग्गी से बाहर निकलने लगती है। तभी एक जली लकड़ी सुलेखा के मुंह पर गिर जाती है। सुलेखा अपनी परवाह किए बिना सुमित को झुग्गी से बाहर सुरक्षित ले आती है, पर सुलेखा का मुंह एक तरफ से आग की वजह से जल जाता है। सुलेखा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने चेहरे का इलाज करवा पाए, इसलिए उसका चेहरा देखने में भद्दा हो जाता है। पर सुलेखा इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उसे यही सुकून होता है कि उसने अपने बेटे की जान बचाई और भगवान की कृपा से उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिन बीतने लगते हैं। अब सुमित स्कूल जाने लगा था।
और सुलेखा चाहती थी कि सुमित पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा आदमी बने, इसलिए वो दिन रात मजदूरी करके मेहनत करती रहती थी। एक दिन, अरे राजू आजा, रुक, मैं अभी अपनी कॉपी लेकर आया, तब तक तू कमरे में बैठ। नहीं सुमित, तू मुझे कॉपी यहीं दे दे, मैं अंदर नहीं आ रहा। वो तुम्हारी माँ को देखकर मुझे बहुत डर लगता है और रात को नींद भी नहीं आती। उनका चेहरा बहुत ही डरावना है। अच्छा ठीक है राजू। अरे सुमित, तुम्हारा दोस्त राजू आया था, पर घर के अंदर क्यों नहीं आया? वो आपके डरावने और बदसूरत चेहरे से घबराता है। सिर्फ वही नहीं, मेरे सारे दोस्त आपका इतना खराब चेहरा देखकर डर जाते हैं, मानो किसी भूत को देख लिया हो। तभी मेरा कोई दोस्त मेरे घर आने के लिए हाँ नहीं बोलता। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती माँ। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी माँ क्यों लिखी है। लोगों की माँ बहुत ही सुंदर होती है, पर मेरी माँ बदसूरत क्यों है? सुमित गुस्से में कमरे से चला जाता है। सुलेखा रोने लगती है, पर वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती। समय ने अपनी चाल पकड़ी और सुलेखा की मेहनत से सुमित बड़ा होकर पढ़ लिखकर एक ऑफिस में नौकरी पर लग गया। सुलेखा को लगा कि शायद अब उसकी किस्मत के दिन पलटने वाले हैं। सुमित की नौकरी लग गई है और अब वो घर का खर्च भी उठाएगा और सुलेखा को आराम मिलेगा और वो बेटे का सुख भोग पाएगी। सुमित अपने ऑफिस की लड़की राशि, जिससे वो प्यार करता था, शादी कर लेता है। सुलेखा बेटे की खुशी की खातिर कुछ नहीं बोलती। एक दिन सुमित ऑफिस के काम से बाहर गया होता है। राशि अपनी कुछ सहेलियों को घर पर बुलाती है। माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियां लंच पर आ रही हैं। आप प्लीज उनके सामने अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर बिल्कुल मत आना, वरना मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक काम करो, आप अपना मुंह ढक लो, जिससे कि मेरी सहेलियों को आपका चेहरा नजर नहीं आएगा। आप जल्दी से सारा लंच बनाकर रख दो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। मेरी सहेलियां आने ही वाली होंगी। बेचारी सुलेखा कुछ नहीं बोलती और उदास मन से रसोई में खाना बनाने चली जाती है। दोपहर में राशि की सहेलियां लंच पर आती हैं और खाना खाने बैठती हैं। तभी सुलेखा वहां सब्जी का कटोरा लेकर आती है और वो जैसे ही एक लड़की को सब्जी देने लगती है। ये कौन है राशि? अरे ये मेरी नौकरानी है। अच्छा, तो खाना इन्होंने बनाया है? बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। अपने आप को राशि के मुंह से नौकरानी सुनकर सुलेखा घबरा जाती है और उसके हाथ से सब्जी लड़की के कपड़ों पर गिर जाती है। लड़की सुलेखा का मुंह देख लेती है और डर जाती है। उसकी चीख निकल जाती है। वो कहती है, कितना बदसूरत चेहरा, मुझे नहीं खाना इनके हाथ का खाना। फ्रेंड्स, आपने इनका चेहरा देखा है? अगर देखोगे तो 10 दिन तक सो नहीं पाओगे। अरे ऐसे कैसे तुम लोग जा सकती हो? खाना तो पूरा खाकर जाओ। नहीं नहीं, हमें अब भूख नहीं है। हम लोग अब चलते हैं। करा दी ना मेरी बेइज्जती। मेरी सहेलियों के सामने आपसे कितनी बार कहा था मैंने कि अपना ये मनहूस चेहरा मेरी सहेलियों के सामने बिल्कुल मत लाना, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। आने दो सुमित को, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। सुमित के आने के बाद राशि तरह तरह की बातें बनाकर सुलेखा के खिलाफ उसे भड़काती है। सुमित, अब मैं एक पल भी इस घर में और नहीं रह सकती। अगर तुमने अलग रहने का फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। माँ, हम और अब आपके साथ नहीं रह सकते। हमारा भी अपना जीवन है, हमारा भी अपना अलग परिवार बनेगा। जब हमारे बच्चे होंगे और आपका ये बदसूरत चेहरा देखेंगे तो शायद वो भी शर्मिंदा होंगे। इसलिए यही सही रहेगा कि हम आपसे दूर हो जाएं। मैं राशि को लेकर जा रहा हूं, हम आज से अलग रहेंगे। पर सुमित बेटा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो जीवन ही तुमसे है बेटा। मेरी तो हर सुबह हर शाम तुम्हें देखकर ही होती है। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी मेरे बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुमित सुलेखा की बात को नहीं मानता और राशि के साथ अलग घर में रहने चला जाता है। सुलेखा सुमित के जाने से बहुत दुखी हो जाती है। सुमित के बिना जीवन काटना सुलेखा के लिए एक सजा थी। एक सुमित ही तो था जो उसके जीने की आस था। सुमित के जाने के दुख से सुलेखा बीमार रहने लगी। उधर सुमित राशि के साथ दूसरे घर में रहने लगता है। एक दिन सुमित ऑफिस में होता है, तभी उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। उसके मुंह से माँ शब्द निकलता है। माँ, बहुत दर्द, माँ। सुलेखा सुमित के गम में बेहोशी की हालत में उसे याद कर रही थी। पड़ोस की श्यामा मौसी उसके साथ बैठी थी। ऐसा लग रहा है
जैसे मेरे बेटे ने मुझे पुकारा हो, जैसे वो किसी तकलीफ में हो। मैं आ रही हूँ मेरे बेटे, तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ सुलेखा? अरे ये तो बेहोशी की हालत में हो रही है और तेज बुखार भी है, लगता है इसे अस्पताल ले जाना होगा। श्यामा मौसी कुछ लोगों की मदद से सुलेखा को अस्पताल ले जाती हैं। वहां डॉक्टर सुलेखा का चेकअप करता है। तभी एक नर्स वहां आती है। डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है। कोई मिस्टर सुमित है, उनकी वाइफ मिसेस राशि उनके साथ है। मेरा बच्चा सुमित? डॉक्टर, पहले आप उन्हें देखो, मेरी चिंता मत करो। डॉक्टर सुमित को देखने लगता है। वो राशि से कहता है, देखिए, हमें जल्दी ही एक हार्ट की जरूरत है। इनका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। अगर इनका हार्ट नहीं बदला गया तो इनकी जान भी जा सकती है। राशि रोने लगती है। सुलेखा उसे रोता हुआ देख लेती है। वो नर्स से कहकर राशि को अपने पास बुलाती है। राशि, रो मत बहू, मेरे होते हुए मेरे बच्चे पर आंच भी नहीं आ सकती, तुम चिंता मत करो। माँ जी, कहाँ से नया दिल मिलेगा? कौन देगा इतनी जल्दी? अगर सुमित को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी माँ जी। राशि रोते हुए सुमित के पास चली जाती है। सुमित की तबीयत का सुनकर सुलेखा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी सांस फूलने लगती है। वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मुझे पता है मैं अब नहीं बचूंगी। आप मेरा एक काम करना, मेरा ये दिल मेरे बच्चे को दे दो। मेरे सुमित को बचा लो डॉक्टर, मेरे सुमित को बचा लो। सुमित को होश आ जाता है। डॉक्टर उसे कहता है, ओह गुड मिस्टर सुमित, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? सुमित, अब आप बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने कहा है आपको कुछ ही दिनों में छुट्टी मिल जाएगी। राशि, मुझे किसने बचाया? मुझे बताओ। मेरी जिंदगी पर उनका बहुत बड़ा एहसान है। सुमित, जब आपको अस्पताल लाया गया उस वक्त आपकी मां भी अस्पताल में थी। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने जब आपके बारे में सुना, आज जो दिल आपके अंदर धड़क रहा है वो आपकी मां जी का है। मां, इतना बड़ा बलिदान मुझ पापी के लिए क्यों मां, क्यों? मुझे माफी मांगने का हक भी नहीं दिया मां। मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मां। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। सुमित बेटा, तुम अपनी मां के बलिदानों का कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकते। तुम अपनी मां के जिस चेहरे को बदसूरत कहते थे, उस चेहरे पर जले का निशान बचपन में तुम्हें आग से बचाते हुए सुलेखा को मिला था। वो खुद आग की चपेट में आ गई थी, पर तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। सुमित श्यामा मौसी की बात सुनकर बहुत रोता है। राशि भी अपने किए पर बहुत दुखी थी। सुमित गंगा घाट पर मां की अस्थियों को प्रवाहित करता है और हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। सुलेखा ने एक बात ये साबित कर दी थी कि एक मां का कर्ज बच्चे आजीवन नहीं चुका सकते।